चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू किया था। उसका काल मतलब कि उसके बाद में उसका मतलब कि कहाँ क्या वर्णन है वो पढ़ा था। उसके बाद में पढ़ा था हमने मेगस्थनीज की इंडिका वगैरह के बारे में, फिर चाणक्य के बारे में पढ़ा था, फिर बिंदुसार और उसके शासक थे सहयोगी, फिर अशोक के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य के पतन के कारण। रोमिला थापर के अनुसार मौर्यों के पतन का कारण अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासनिक तथा अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना था। रोमिला थापर के अनुसार क्या था मौर्यों के पतन का कारण? अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन तथा अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार मौर्यों के पतन का कारण अशोक की अहिंसा की नीति थी। हेमचंद्र राय के अनुसार क्या थी? अशोक की अहिंसा की नीति। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसे क्या थी उसके बारे में देखते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन 5 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 5 भागों में बटा हुआ था। उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, पश्चिमी चक्र उज्जैन और पूर्वी चक्र पाटलिपुत्र, कलिंग, तोसली। इन भागों को चक्र के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? चक्र के नाम से। प्रथम 4 चक्रों की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। मतलब कि 5 चक्र थे, 5 में से 4 की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और अंतिम चक्र की स्थापना अशोक के द्वारा की थी। अंतिम चक्र की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। चाणक्य ने प्रशासन के 7 प्रमुख अंग बताए हैं। चाणक्य ने प्रशासन के कितने अंग बताए? 7 प्रमुख अंग बताए हैं। राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष और मित्र। मौर्य प्रशासन का सबसे बड़ा पद महामात्य तीर्थ का था। मौर्य प्रशासन में सबसे बड़ा पद किसका था? महामात्य तीर्थ का था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों एवं 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया है। ये सभी एक मंत्रिपरिषद के अधीन कार्य किया करते थे। चाणक्य ने किसका उल्लेख किया? चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों एवं 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया है एवं ये सभी एक मंत्रिपरिषद के अधीन कार्य किया करते थे। किसके अधीन? मंत्रिपरिषद के अधीन। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य पर आधारित थी। किस पर? कृषि एवं वाणिज्य पर आधारित थी। सामूहिक रूप से जिसे वार्ता कहा जाता था। सामूहिक रूप से वार्ता। भूमि पर राजा का पूर्ण अधिकार था। राजकीय भूमि का प्रबंधन जिस अधिकारी के द्वारा किया जाता था उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था और राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था। राजकीय भूमि से लिया जाने वाला कर सीता कहलाता था। कृषि से उत्पादन के आधार पर 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। कितना? 1/6 भाग। और उसके अशोक ने कितना कर दिया था इसको? 1/8। 1/4 था उससे पहले और 1/8 कर दिया था उसने। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था थी वहां पर अलग से 1/3 या 1/5 भाग कर लिया जाता। जहां पर सिंचाई की व्यवस्था थी वहां कर कितना लिया जाता था? 1/3 या 1/5 भाग कर लिया जाता था। लगभग कुल उपज का 1/2 भाग। सिंचाई वाले क्षेत्रों में कितना? मतलब कि आधा हिस्सा जिसको बोलते हैं वो लिया जाता था और असिंचित क्षेत्रों में 1/6 भाग लिया जाता था। फल फूल और सब्जियों पर लिया जाने वाला कर सेतु कहलाता था। फल फूल और सब्जियों पर लिए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? सेतु। हिरण्य नामक कर नगद कर था। धार्मिक अवसरों पर बलि कर का प्रावधान था। धार्मिक अवसरों पर कौन से कर का प्रावधान था? बलि कर का। और जो नगद लिया जाता था उस कर को हिरण्य कर कहते थे। वस्तुओं की आयात पर लिया जाने वाला कर परिवेश्य और वस्तुओं के निर्यात पर लिया जाने वाला कर निष्क्राम्य कहलाता था। वस्तुओं की आयात पर लिया जाने वाला कर कौन सा था? परिवेश्य। और वस्तुओं की निर्यात पर लिया जाने वाला कर निष्क्राम्य। राजकीय कार्यों में निःशुल्क योगदान देना बिष्टि बेगार कहलाता था। मतलब कि सरकारी कामकाज में बिना वेतन के, निःशुल्क यानी बिना वेतन के जो काम करता था उसको बिष्टि बेगार कहा जाता था। मौर्य काल के प्रमुख पदाधिकारी। कोषाध्यक्ष कौन था? टकसाल विभाग से संबंधित। पण्याध्यक्ष व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित। पोतवाध्यक्ष मापतोल का अधिकारी। शुल्काध्यक्ष चुंगी शुल्क विभाग का अधिकारी। आयुधाध्यक्ष अस्त्र शस्त्र विभाग का अधिकारी। तीर्थ मंत्री और ये कार्य इनके। प्रधानमंत्री सभी विभागों का सर्वोच्च समाहर्ता। राजस्व कर संग्रह संनिधत्ता युद्ध विभाग का अध्यक्ष। नायक सेना का संचालन करने वाला। प्रतिष्ठा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। व्यवहारिक
दीवानी न्यायालय का अध्यक्ष, दंडपाल, सेना के लिए सामग्री जुटाने वाला और नगर का प्रमुख। के बाद में हम वर्णन करेंगे मतलब कि गुप्त काल का, जिसमें गुप्त काल का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। अगले वीडियो में गुप्तकालीन संस्कृति और गुप्त काल के बारे में बात करने वाले हैं।